प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरपोलेशन का एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है उसके ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज इनवर्स इंटरपोलेशन। सो इनवर्स इंटरपोलेशन क्या है, क्या करना होता है, कौन से फॉर्मूले यूज करना है इसमें, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो हमने पढ़ा है वही सब कुछ है, बस रोल चेंज हो गए हैं। इट मीन्स दैट कि अब राम जी श्याम का रोल करेंगे और श्याम जी राम का रोल करेंगे। बहुत सिंपल सा है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। नाउ विद्यार्थियों, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूं कि इनवर्स इंटरपोलेशन है क्या। वैसे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना। Given a set of values of x and y, we have been finding the values of y corresponding to a certain value of x. On the other hand, interpolation में ये करते थे कि x के लिए y find करते थे. On the other hand, the process of estimating the value of x for a value of y which is not in the table is called the inverse interpolation. It means that मान लीजिए कि आपके पास में ये कुछ x वैल्यूज हैं और ये कुछ y वैल्यूज हैं। यहाँ पर है x0, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4 है, यहाँ y0 है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, यहाँ y4 है। सपोज दैट है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर y1 और y2 के बीच में आपसे कोई वैल्यू वो कह दे कि भाई आप y i के लिए करस्पॉन्डिंग जो x है, xi है, वो आप फाइंड करिए। आई रिपीट, xi आप फाइंड करिए। तो आप कैसे फाइंड करोगे? जिस प्रोसेस से y के लिए x फाइंड किया जाता है उसी को ही इनवर्स इंटरपोलेशन कहते हैं। अभी आप x के लिए y फाइंड करते थे तो इंटरपोलेशन कहते थे उसको। अब आप y के लिए x फाइंड करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स इंटरपोलेशन। प्रोसेस डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। भाई इंटरपोलेशन हम लोगों ने दो ही कैटेगरी में पढ़ा है, एक इक्वल इंटरवल के साथ में और एक अनइक्वल इंटरवल के साथ में। अब जरा ध्यान देना, y की जो वैल्यू होती हैं वो कभी भी फिक्स इंटरवल के साथ में नहीं होती हैं। 99.99% के केस में नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो अनइक्वल इंटरवल के साथ में रहती हैं सामान्यतः। तो जब आप इसके लिए इसे फाइंड करने के लिए जाओगे तो ये तो आपका हमेशा अनइक्वल में ही रहने वाला है। और अगर y अनइक्वल में रहने वाला है तो y गिवन है और x फाइंड करना है, तो आपको y का जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पे y क्योंकि अनइक्वल इंटरवल के साथ में है, तो जो भी अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोगों ने इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज पढ़े हैं हमें वो अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनवर्स इंटरपोलेशन में आपको हमेशा और हमेशा अनइक्वल इंटरवल वाले फॉर्मूले ही इस्तेमाल करने हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अनइक्वल इंटरवल के लिए दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक पढ़ा है लैग्रांजेस और एक पढ़ा है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। यही फॉर्मूले अब आपको यूज करने हैं किसके लिए? इनवर्स इंटरपोलेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा कि अब थोड़ा रोल चेंज होने वाला है। कैसा रोल? अब आपका जो गिवन वैल्यूज होंगी वो होंगी इस तरह से, मतलब वो होंगी y, y0, y1, y2, y3 और x यहां पर रहेगा x0, x1, x2, x3। यहां पर आपको कहीं y गिवन होगा और यहां पर कहीं पर आपको x क्या है फाइंड करना होगा। तो पूरे के पूरे फॉर्मूले में x और y का रोल बदल जाना है बच्चों, और कुछ भी नहीं होना है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस रोल बदल दीजिए। x की जगह y लिख दीजिए, y की जगह x लिख दीजिए, दैट्स ऑल, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन। क्लियर है? जैसे द फॉर्मूला फॉर लैग्रांजेस फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन, लैग्रांजेस का फॉर्मूला इनवर्स इंटरपोलेशन के लिए क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू, हम लोग यहां पे y लिखते थे, x is equals to y minus y1, y minus y2 dash dash y minus yn अपॉन में y0 minus y1, y0 minus y2 dash dash y0 minus yn। ये हम लोग n टर्म्स के लिए बना रहे हैं,
ठीक है, आपको लैग्रांजेस का फॉर्मूला आता है कि अगर हम उसे 2 टर्म या 3 टर्म के लिए बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय x0। मेन फॉर्मूले में यहां y0 होता था, अभी x0 आ गया है और ये पूरे के पूरे x में कन्वर्ट होते थे तो ये y में आ गए हैं। सिमिलरली y माइनस y0, y माइनस y2 डैश डैश y माइनस yn। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वाले टर्म में y0 के बाद y2 क्यों आया, y1 क्यों नहीं आया है, बी केयरफुल, है ना। अपॉन y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 डैश डैश y1 माइनस yn मल्टीप्लाई बाय x1 सॉरी। सिमिलरली इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, है ना। पहले टर्म में आपका नीचे x0 में से सारी चीजें माइनस होंगी, दूसरे वाले टर्म में y1 में से सारी चीजें माइनस होंगी नीचे, और ऊपर y1 नहीं आएगा। पहले टर्म में ऊपर y0 नहीं आएगा, तीसरे टर्म में नीचे सारे y2 में से नीचे माइनस होंगे और ऊपर y2 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज द लैग्रांजेस इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ज्यादातर केस में लैग्रांजेस को ही यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खोपड़ी लगा के, अपना दिमाग लगा के, मुझे लगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के साथ में क्यों बेईमानी करें, उसके साथ बेचारे के साथ क्यों अन्याय करें, तो उसको भी लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। सो द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला भी आप x इज इक्वल्स टू एफ वाई के रूप में बना सकते हैं, जबकि यहां पे f इनवर्स y लिखते तो ज्यादा बेटर था। तो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू x0 प्लस y माइनस y0 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड डिफरेंस फॉर y0 y1 प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस y माइनस y0 इंटू y माइनस y1। ये y वो वैल्यू है जो गिवन है और आपको उसके लिए x फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय y0 y1 y2 का सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस y माइनस y0 y माइनस y1 y माइनस y2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 y1 y2 y3 प्लस सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, एंड दिस इज फॉर द nth टर्म। क्लियर है विद्यार्थियों? तो इस तरह से बच्चों हमारे पास में ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है इनवर्स इंटरपोलेशन के लिए, ठीक है। जहां तक मेरा ख्याल है कि इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, फिर भी अगर कोई गलती पकड़ में आ जाएगी सही, वहां पे आप x की जगह y लिखना भूल गए तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे, ठीक है। चलिए आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इनवर्स इंटरपोलेशन के, और इस टॉपिक को यहां पर और आगे बढ़ाते हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने इनवर्स इंटरपोलेशन का। अप्लाई Lagrange's formula inversely to obtain a root of the equation fx is equals to 0 given that f30 is equals to minus 30, f34 is equals to minus 13, f38 is equals to 3। तो ये तो वैल्यूज हैं, पहले मैं आपको लिख देता हूं ये वैल्यूज और फिर समझाता हूं कि वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखो उसने कहा कि ये x वैल्यूज हैं कुछ, है ना, ये x वैल्यूज हैं और ये y वैल्यूज हैं, y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। नाउ उसने कहा कि भाई 30 के लिए आपको -30 दिया हुआ है, 34 के लिए -13 दिया हुआ है, 38 के लिए आपको दिया हुआ है +3 और 42 के लिए दिया हुआ है, भैया आ जाओ, 42 के लिए दिया हुआ है 18। तो ये आपको x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज दी हुई हैं। ना वो कह क्या रहा है बच्चों, अप्लाई Lagrange's formula inversely to obtain the root of the equation fx is equals to 0। तो ध्यान दीजिए fx is equals to 0 का मतलब है, fx is equals to 0 का मतलब है y is equals to 0। इसका मतलब जब y को आप 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है भाई, fx is equals to 0 का मतलब यह है कि जो भी फंक्शन है उसको आपने 0 कर दिया, तो अब आप x की वैल्यू निकालने वाले हो उस फंक्शन की मदद से, रूट निकालने वाले हो फंक्शन fx के लिए। तो आपको अगर इस डेटा टेबल की मदद से y मतलब इस डेटा टेबल की मदद से रूट निकालना है तो आपको y को 0 रखना पड़ेगा, तो आपके पास x अपने आप आ जाएगा। सो दैट्स द प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई हियर, यानी कि हम जो वैल्यूज है हमारे पास में, जैसे x0, x1, x2, x3 ये हैं, y0, y1, y2, y3 ये सब लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड x करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 0। सो टेकिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन द Lagrange's फॉर्मूला, इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों इन वैल्यूज के लिए। आपके पास में x3 y3 तक की वैल्यू है तो y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3
डिवाइड बाय y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस y3 मल्टीप्लाई बाय x0. बी केयरफुल. सिमिलरली सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने x वैल्यूज होती हैं, y वैल्यूज होती हैं, उतने ही टर्म्स आते हैं. 1 2 3 4 टर्म. तो ये तो हो गया बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने के लिए. इस फॉर्मूले में जहां पर y है वहां पर आपको 0 रखना है, और जहां पर ये टर्म्स हैं y0, y1, y2, y3, वहां पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है. जब आप ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास में टर्म बाय टर्म ये सारी वैल्यूज बनेंगी. इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 37.23. इसका मतलब यह है कि इस सेट ऑफ डेटा के लिए अगर y 0 हो तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास में 37.23 आएगी. इट मींस दैट कि इस डेटा टेबल की मदद से जिस भी फंक्शन के लिए डेटा टेबल है उस फंक्शन के लिए अगर आप y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो जो रूट है वो 37, x इज इक्वल टू 37.23 आता है. तो ये है इनवर्स इंटरपोलेशन. तो यहां पर एक नई चीज सीखने को भी मिली कि अगर किसी फंक्शन के लिए एक डेटा टेबल दी हुई हो तो आप उस फंक्शन के लिए रूट भी फाइंड कर सकते हो. आई रिपीट, रूट मतलब व्हेन यू पुट द फंक्शन इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट कि यू आर फिक्सिंग y, एंड व्हेन यू आर फिक्सिंग y, it means that कि sum of x values you need to find that satisfy that expression. अगर आपने y को 0 रख दिया तो आप ऐसा x फाइंड करना चाहते हो जो इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को संतुष्ट करे. ठीक है ना. ये न्यूमेरिकली भी पॉसिबल है. ये एक नई चीज है जो आप सोच सकते हो, जो आपको कभी रिसर्च में काम आ सकती है, कभी आपको इंजीनियरिंग की किसी प्रॉब्लम में काम आ सकती है. क्योंकि देखो मेथड्स बहुत सारी हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस सिचुएशन में अप्लाई कैसे करने वाले हो. क्लियर है. चलिए आइए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. देखो क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, बस तुम लोगों को समझना है, मेन है समझना. द फॉलोइंग टेबल गिवन द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये आपको x की वैल्यू है 1.2, 2.1, 2.8, 4.1, 4.9, 6.2. ठीक है ना. जहां तक मेरा ख्याल है कि सभी में 7 का अंत नहीं है, मतलब अनइक्वल इंटरवल की वैल्यू है. ऊपर वाले में x की वैल्यू इक्वल इंटरवल के साथ पे थी, लेकिन लैग्रांज से काम करेगा. और ये जो है 4.2, 6.8, 9.8, 13. दिस वैल्यूज y की वैल्यू दी हुई है. Now find the value of x corresponding to y using Lagrange's technique. तो Lagrange's method से ही यहाँ पे फाइंड करना है. आप इस क्वेश्चन को जिसे कहें कि डिवाइडेड डिफरेंस से भी कर सकते हैं. मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को डिवाइडेड डिफरेंस से किया जाएगा तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आप देख ही रहे हो कि Lagrange's में जो Lagrange's कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, ये बहुत लेंदी बनने वाले हैं. सो देयर इज लिटिल बिट, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा और टिपिकल हो जाएगा, मतलब बहुत शार्प आपको रहना पड़ेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस. मेरी सलाह है, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, कि आप इसमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाइएगा. डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना, इंटरपोलेशन टेक्निक लगाइएगा तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हल होगा. क्योंकि आपको उल्टा करना पड़ेगा. ध्यान दीजिएगा, यहां y लिखिएगा, यहां x लिखिएगा. जब आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, यहां y की वैल्यूज, यहां x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज के लिए डिवाइडेड डिफरेंस निकालना शुरू करिएगा. तो वो जो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा ना, वो कुछ ऐसा आएगा. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0, y1, ठीक है, यूज होंगी उसमें x वैल्यूज, लेकिन नाम किस पे रहता है, y0, y1. दूसरा आएगा y0, y1, y2 एंड सो ऑन. तो ये टेबल में ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो आपके डिवाइडेड डिफरेंस से आ जाएंगी. और डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है पूरा, है ना, इनवर्स वाला जो ऊपर देखा था, उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट. ये आप करिएगा जरूर, ये होमवर्क में है आपके लिए क्वेश्चन एक तरह से, और सोल्यूशन तो आ ही जाना इससे, है ना, आंसर तो पता चल ही जाना है. तो y इज इक्वल टू 12 के लिए x की वैल्यू फाइंड करना है. नाम दे दिया इनको x0, x1, x2, x3, x4, x5. तो देखो 5 तक गई हैं,
तो कुल मिला के 6 वैल्यूज हैं तो 6 लेग्रांजेस कोफिशिएंट बनेंगे, ठीक है ना। y0, y1, y2, y3, y4, y5, ठीक। आपने फॉर्मूले में रख दिया, पहले आपने फॉर्मूला बनाया होगा, लेकिन वो फॉर्मूला बनाना फिर उसमें वैल्यू रखना बहुत लेंदी होगा, इसलिए उसने डायरेक्ट क्या करा, वैल्यूज रखना शुरू कर दी। जैसे y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, y माइनस y4, y माइनस y5, है ना। y5 की वैल्यू कितनी, 19.6, ये आ गई। y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, मतलब ये यहाँ 12 की जगह पर केवल आपको y0 की वैल्यू रख देनी है, बाकी ऊपर जैसे ही रहना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और ये आपका x0 की वैल्यू 1.2, ये आपने लिख दी। सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, और ये सिक्स्थ, ये सब आप बनाएंगे, है ना। इसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो हर टर्म को अलग अलग कैलकुलेट करिएगा, पहले टर्म का वैल्यू ये आएगी, दूसरी की ये, तीसरी की ये, चौथे की ये, पांचवे की ये, छठे की ये, द फाइनल आंसर इज 3.55। तो इस तरह से लैग्रांजेस इनवर्स इंटरपोलेशन से तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी। अब आपका काम है कि आप इसको करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इनवर्स इंटरपोलेशन से और वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, और चेक करेंगे कि यही वैल्यू 3.55 आ रही है कि नहीं आएगी। वैसे है ना, वैल्यू तो सही आएगी, और मेरा आंसर तो ठीक ही है क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट बुक से नोट्स के रूप में इसको लिया है। ठीक है, तो इससे बस होता यह है विद्यार्थियों कि हम आप भी कम समय में ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। मैं एक एक चीज लिखूं यहाँ पे, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। वो मेरा हार्ड वर्क है, वो शायद मुझे और शार्प कर देगा, लेकिन आपको शार्प होने के लिए हमेशा अपनी ही कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा। कई विद्यार्थी मुझसे जब पूछते हैं ना कि सर हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं लेकिन पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस वैसी नहीं होती है। प्रैक्टिस देख देख के नहीं होती है, प्रैक्टिस बिना देखे होती है पूरी। जैसे आपने अब समझ लिया, आप कोई एक क्वेश्चन उठा लो इनवर्स इंटरपोलेशन का अपनी मर्जी से, जैसे यही है टेबल बना लो, राइट, वो वैल्यूज लिख लो और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन बिना देखे करो, पूरा का पूरा लास्ट आंसर तक, कुछ नहीं देखना है। तब आपका ब्रेन जो है, आपका जो ब्रेन है, आप उसको ट्रेनिंग दोगे। आई रिपीट, वो आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होगी कि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे शुरू से लेके लास्ट तक कैसे पहुंचना है, खुद रास्ता कैसे तलाशना है, कहां क्या करना है, कहां क्या लिखना है। सो दैट वाज योर ब्रेन ट्रेनिंग विद्यार्थियों। कई बच्चे होते हैं, समझ लिया, हाँ सर आ गया समझ में, फिर क्वेश्चन शुरू करा, 3 लाइन बाद फिर अटक गए, फिर देख लिया सर का वीडियो या फिर नोट्स देख लिए, बुक देख ली, फिर 4 लाइन बाद फिर अटक गए, फिर देख लिया, तो उनको लगता है उनकी हो गई प्रैक्टिस, और फिर वो उस मेथड को नहीं करते हैं। जब वही पेपर में मेथड आ जाती है तो वो वहीं पे दूसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे अटक जाते हैं, पेपर बिगड़ जाता है। और एक क्वेश्चन में जब आप अटकने लगते हो ना, तो आप अपने आप ही अपना संयम खोने लगते हो, और वो जो मेंटल प्रेशर है ना, वो दूसरे क्वेश्चन जो टॉपिक आपको आते हैं उनके ऊपर भी पड़ जाता है, और इस तरह से आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो खैर, ये यहां पर क्या कहते हैं, एक छोटा सा आपके लिए छोटी बात बट मोटी बात आ गई, छोटी बातें बट बड़ी काम की बातें अपने आप यहाँ पर डिस्कशन में आ गया, और ये होते रहना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ गाइडेंस कि एग्जाम कैसे क्लियर किए जाते हैं, पढ़ा कैसे जाता है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि उनके सम्मान के बिना लाइफ में आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस भी है, व्यक्तिगत भी और देखा हुआ भी, है ना। और छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखिए अपने लिए, ठीक है ना, भले वो किसी भी कीमत पे हो। जहां पर भी रहें ईमानदारी से अपना काम करिए, अननेसेसरी किसी भी काम को लेट मत करिए, खींची मत, जितना हो सके जल्दी से जल्दी काम को फिनिश करिए, ठीक है ना। यही देश के विकास में आपका और मेरा योगदान हो सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।